हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 1 का पीपी स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर वन का असाइनमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। चैप्टर 1 का असाइनमेंट हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी कर लिया था, लेकिन हाफ एन आवर बाद पता चला कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है और क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आज फिर से उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिखा हुआ मिलेगा, तो वो ऑलरेडी पीडीएफ एग्जिस्ट करता है, तो उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी को ये अपने असाइनमेंट में देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2006 का है, सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन है सॉल्व किया हुआ, ज़्यादा नहीं है। अ कंज्यूमर्स कंजम्पशन सेट इज गिवन बाय C इज इक्वल टू, कंज्यूमर्स कंजम्पशन सेट इज गिवन बाय C इज इक्वल टू x1 x2, x1 इज ग्रेटर देन 0, x2 इज ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है हमें। जब x1 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, x2 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा रीजन है जिसमें x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब ये तो हो गया कंज्यूमर्स कंजम्पशन सेट, एंड हर बजट सेट इज गिवन बाय बी फॉर बजट, सी फॉर कंजम्पशन। बी बजट सेट में दे रखा है x1 x2 p1 x1 प्लस p2 x2 लेस देन इक्वल टू m। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बताना चाहेंगे बच्चे कि व्हाट इज दिस। ये आपका बजट कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए अलग से मुझे बताना पड़ रहा है। मान लो 2 टाइप की कमोडिटीज है ए और बी, आपके पास पूरा है $m खर्चने को, यू कैन स्पेंड एट मोस्ट $m, यू हैव मनी $m, और ए और बी है। ध्यान से सुनो, ए की क्वांटिटी है x1, बी की क्वांटिटी है x2। ए का प्राइस है p1, एक पर यूनिट, p1 इज द प्राइस पर यूनिट, p2 इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ b। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो p1 इंटू x1 प्लस p2 इंटू x2, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। आप कितना खर्च करोगे बताना। अगर एक यूनिट का प्राइस p1 है, x1 का कितना हो जाएगा? x1 इंटू p1। वैसे ही b के लिए अगर एक यूनिट का प्राइस p2 है, तो अगर आप x2 परचेज कर रहे हो तो कितना पे करोगे? x2 इंटू p2। टोटल तो m है, m से ज़्यादा तुम खर्च कर नहीं सकते। हाँ, m से कम जरूर कर सकते हैं, फिर जो बच जाएगा वो हमारा सेविंग होगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू m लगा है। अगर इज इक्वल टू m कर दोगे तो आपने पूरा खर्च कर दिया, सेविंग इज 0। और जितना m से बच जाएगा, जितना आप लेस खर्च करोगे, और जो रिमेनिंग बच जाएगा मनी, दैट विल बी योर सेविंग। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू m। तो हम इसको बजट इनइक्वेशन कहते हैं या बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं। अगर ये इज इक्वल टू m हो जाता तो हम इसको बजट इक्वेशन बोलते। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो सब आपको समझना है। लेस देन इक्वल टू में इक्वेशन कभी भी वर्ड नहीं यूज करते, इनइक्वलिटी या कंस्टेंट ऐसे कुछ यूज करते हैं। लेकिन अगर p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू m हो जाता तो वो हमारा बजट इक्वेशन हो जाता। क्लियर? अभी हमें बजट कंस्टेंट दिया हुआ है, हमें निकालना है b यूनियन c एंड b इंटरसेक्शन c। b तो बच्चे मैंने आपको c तो बता दिया कंजम्पशन फंक्शन कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि x1 भी पॉजिटिव और x2 भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। b में है p1 x1 प्लस p2 x2 इज लेस देन इक्वल टू m। तो इसको आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लो। m को नीचे लेते आए, m को नीचे लेते आए, p1 को नीचे लेते गए तो m बाई p1, और इधर हो गया m बाई p2। ठीक है, तो x1 के नीचे इंटरसेप्ट हो जाएगा m बाई p1, इधर हो जाएगा m बाई p2। तो ये लाइन हो गई जो कि इंटरसेप्ट कट कर रहा है m बाई p1 और उधर m बाई p2। और ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू में हमेशा हम लोग ऑरिजिन डाल करके चेक करते हैं। मैंने आपको चैप्टर 2 में भी पढ़ाया हुआ है और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है इनइक्वलिटी। देखो तो जरा, यहाँ x1 अगर 0 डाल दोगे, क्या हो गया? हाँ, अगर x1 0 डाल दोगे, x2 0 डाल दोगे, तो 0 0 इज लेस देन m। सही बात है, m इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो m से कम जरूर होगा 0, m से कम जरूर होगा 0। तो इट इज ट्रू फॉर 0। तो जिस साइड ओरिजिन है हम उसी साइड शेड करेंगे।
लेकिन ध्यान ये रखना है कि x1 नेगेटिव नहीं हो सकता और x2 नेगेटिव नहीं हो सकता। छोटा सा ट्रायंगल मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप दोनों को मिक्स कर दो। बी यूनियन सी कह रहा है कि चाहे बी आए चाहे सी आए सब चलेगा। तो यूनियन में अगर कोई बड़ा सेट है, अच्छा एक बात मुझे बताओ कि आप बी को भी देख रहे हो और सी को भी देख रहे हो। दिस इज बी, दिस इज सी। क्या इन दोनों सेट में से कोई एक दूसरे का सबसेट है? यस नो में पहले आंसर करो। यस मैम, यस का जवाब आ गया। अब बताओ कि कौन सबसेट है? ठीक है, क्योंकि बी का जो रीजन है वो सी के अंदर में ऑलरेडी लाई करता है। बी इज सबसेट ऑफ सी। तो यूनियन में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो बड़ा वाला सेट हो जाता है वही आ जाता है। तो बी यूनियन सी में सी इज सुपर सेट ऑफ बी। तो बी यूनियन सी में पूरा का पूरा सी का ही रीजन आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया है। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी में बी आएगा, क्योंकि बी छोटा वाला है तो कॉमन रीजन हमें लेना है, इसलिए ट्रायंगल आ गया। क्लियर बच्चे? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देने के पीछे टीचर का मकसद ये है कि वो आपकी दो चीज़ों की नॉलेज चेक करना चाहता है। एक तो सेट थ्योरी की नॉलेज चेक करना चाहता है और ग्राफिकल भी, इनइक्वलिटी में कैसे शेड करते हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन में चेक हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि 2007 में पूछा गया। और इस टाइप का क्वेश्चन तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हर बार आता है, मतलब 80% केसेस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 1 से। फाइंड x सच दैट 5 + x = 67 - x का अंडर रूट। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, एक साइड सबको लेते आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, 42 का फैक्टर क्या आ गया? 14 और 3। फिर हमने सॉल्व किया तो आ गई वैल्यू x = 3 एंड x = -14। ये तो ईजी हो गया। ठीक है, तो ये तो ईजी था। जब इज इक्वल टू दिया रहता है तब तो ईजी हो जाता है। जब लेस देन या ग्रेटर देन दिया होता है तब थोड़ी सी मुश्किल आती है डिसाइड करने में। ठीक है, इज इक्वल टू वाला तो ईजिली हो जाता है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। इसी में बहुत पापड़ बेलना पड़ा था, हमें याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। x बाई √x² + 1 इज ग्रेटर देन, इस स्टेप को देखो, इज ग्रेटर देन x बाई √x² - 1। जब ग्रेटर देन या लेस देन होता है तो आप मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक साइड लाने की बजाय प्लस माइनस वाले ऑपरेशन से एक साइड सबको कर लो। क्योंकि किसी चीज को किसी दूसरे के चीज के साथ कंपेयर करने से अच्छा है हम किसी चीज को जीरो के साथ कंपेयर करें, क्योंकि जीरो के साथ कंपेरेबल होने पे सॉल्यूशन आसानी से निकल आता है। तो हम इसको जीरो के साथ कंपेयर करने के लिए, ग्रेटर देन जीरो करने के लिए RHS को LHS में लेते आए। क्लियर? अब हमने x को कॉमन ले लिया, तो हो चुका है, साफ सुथरा कर देते हैं। ये देखो, अब हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया और ये एक ब्रैकेट। अब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है ग्रेटर देन जीरो। अब दोनों ग्रेटर देन जीरो होगा तभी होगा व्हेन बोथ आर पॉजिटिव या फिर बोथ आर नेगेटिव। तो केस 1 में इफ x इज ग्रेटर देन जीरो तो दूसरे वाले ब्रैकेट को भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये दोनों केस चलेगा। इसलिए केस 1 में दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं, केस 2 में दोनों को नेगेटिव लेंगे। तो जब दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ध्यान देना, x पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, अब इसको उधर लेते गए। अब रूट के अंदर पॉजिटिव है तो उल्टा कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर 5 इज ग्रेटर देन 3 तो 1/5 इज लेस देन 1/3। देखो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है ना रिवर्स करने पे। मैंने जब रिवर्स किया तो जो ग्रेटर देन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लेस देन में। √x² + 1 इज लेस देन √x² - 1। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। x² + 1 इज लेस देन x² - 1। x² कैंसिल हो गया, बच गया 1 इज लेस देन -1। नॉट पॉसिबल।
ये मैथमेटिकली एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ रही है। इसका मतलब है हमने जो एजम्पशन लिया वही गलत है। हमने क्या एजम्पशन लिया कि बोथ आर पॉजिटिव, तो केस 1 हो ही नहीं सकता, केस 1 गलत आ रहा है। अब थोड़ी सी होप बची है केस 2 के साथ, वहां से कुछ x मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती हुई, तो बढ़ते हैं उधर। केस 2 में x को ले लिया हमने लेस देन 0। अब 1/√x² प्लस 1, इस ब्रैकेट दूसरे वाले ब्रैकेट को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। एक ये चीज है तो एक ये चीज को भी होना पड़ेगा नेगेटिव। उधर लेते गए, नेगेटिव होने के बावजूद x² क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये भी x² पॉजिटिव, लेस देन। अब रूट लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही चीजें आएंगी, तो फिर हम इसको उल्टा कर सकते हैं, इनइक्वलिटी चेंज हो गया। एंड 1 इज ग्रेटर देन -1 विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू। अब ये हमेशा ट्रू होगा बच्चे, ट्रू होगा तो इसका मतलब है कि x कहीं से कहीं तक लाई कर जाए। लेकिन केस 2 में ये भी तो है ना, इसने कहा है कि x सिर्फ नेगेटिव ही लेना है, तो इसने कोई x पर रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं। x नेगेटिव लेना है तो -∞ to 0 हो गया। ठीक है, अब देखो जरा इधर, वो तो सही है, ये रूट के अंदर में ये तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं दे रहा, ये कह रहा है जो मर्जी x की वैल्यू डालो मैं सबके लिए सॉल्व हो जाऊंगा, क्योंकि x² प्लस 1 अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होना है, और रूट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगी। लेकिन जो दूसरा है वो कह रहा है संभल करके x² -1 को होना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि मैंने यहाँ कर दिया है। लीनियर फैक्टर कर दिया, लीनियर फैक्टर किया तो एक मिल रहा है +1 और एक मिल रहा है -1, -1 और +1। रीजन बना, 1 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं तो इसका साइन आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे जैसे आप पुट करते गए, हमें पॉजिटिव का रीज़न चाहिए तो ये चलेगा, और ब्लू वाला जो शेड किया हुआ है वो दोनों रीज़न चलेगा। -1 से पहले और 1 के बाद। अब कंबाइन कर रहे हैं, देखो -1 से पहले 1 के बाद, और ये कह रहा था 0 से लेफ्ट में, तो कॉमन क्या आया, -1 से पहले। समझ में आ गई बात। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। शायद क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट नहीं हो पाया था। यहाँ देखो, 1/x इज लेस देन x², ये दिया हुआ हमें फर्स्ट पार्ट में, तो x² -1/x इज ग्रेटर देन 0, x³ -1/x इज ग्रेटर देन 0। केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनो मेरी बात, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दो तरीके से हम लोग सोचेंगे। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 होगा तो न्यूमरेटर को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो x³ -1 ग्रेटर देन 0 का मतलब है x -1, और ये फैक्टर में टूटा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x -1 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो देखो जरा, हम ग्रेटर देन 0 वाले केस में चल रहे थे और 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 या 1 से बड़ा, कॉमन क्या आ रहा है, 1 से बड़ा, तो हमने 1 to ∞ ले लिया। क्लियर। अब केस 2 में आ रहे हैं, व्हेन x इज नेगेटिव, तो x³ -1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देखो बच्चे, केस 2, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, x³ -1 को भी होना पड़ेगा लेस देन 0। अब x³ -1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, x -1, x² प्लस x प्लस 1। अब x² प्लस x प्लस 1 जो है ये कभी नेगेटिव हो सकता है, देखना जरा, अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी डालते हो, जैसे -2 का स्क्वायर, -2 प्लस 1, -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1, ये तो रहेगा पॉजिटिव ही। अगर आप 1 से छोटी वैल्यू डालते हो, लाइक -1/2 का स्क्वायर, फिर -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1/4 प्लस 1/4 -1/2 प्लस 1। लेकिन ये प्लस 1 जो आ गया है ये इसको हमेशा ही पॉजिटिव करेगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो अब पूरे को नेगेटिव बनाने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, x -1 की।
तो लिखेंगे सिंस x square plus x minus 1 is always positive for x less than 0, तो x minus 1 should be less than 0, यानी x किससे छोटी होनी चाहिए 1 से। तो ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं कि x less than 0 और ये कह रहे हैं x less than 1। x less than 1, तो लेस देन 1 का मतलब क्या हो जाता है, और 0 कॉमन क्या हो जाएगा, 1 से छोटी और 0 से छोटी, तो फिर 0 से छोटी। ये सेकेंड केस का है। फर्स्ट केस का क्या है, 1 से बड़ी। तो दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अच्छा, एक चीज और था, ध्यान दो, फॉर 1/x टू बी डिफाइंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 0 को हम क्लोज्ड ब्रैकेट में नहीं लेंगे, इसलिए ओपन ब्रैकेट में ले लिए, और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। इसको आपको दो पार्ट में सॉल्व करना है बच्चे। दो पार्ट बोले तो एक बार एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और एक बार एक्स स्क्वायर लेस देन 4। यही है ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। दो पार्ट में हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। एक्स माइनस 1 x plus 1 is greater than 0, x minus 2 x plus 2 is less than 0। अब इधर करेंगे -1 + 1, 1 से बड़ी अगर वैल्यू लेते हैं तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में 0 लेते हैं तो ये नेगेटिव। -1 से पहले लेते हैं -2 या कुछ भी, तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इधर क्या हो जाएगा, -2 और +2। 2 से बड़ी वैल्यू अगर यहाँ पर डालेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। -2 और 2 के बीच में अगर 0 डालते तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव। -2 से पहले अगर डालते तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू -2 टू 2। अब देखना जरा, x जो है दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये ध्यान दो जरा, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए हम दोनों का कॉमन वाला रीजन निकालेंगे। ठीक है, बीच में और नहीं लगेगा, इंटरसेक्शन करेंगे। तो ध्यान से देखो, एक कह रहा है -1 -2 1 2, ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी टू -1 एक का कहना है, कलर क्यों नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू -1 एक का कहना है, और 1 टू इन्फिनिटी, अब ब्लू से कर रहे हैं, दूसरे का कहना है -इन्फिनिटी टू 2। अपने आप जहां ग्रीन बन गया, दैट इज योर कॉमन रीजन। लेकिन सब कुछ ओपन में है, बिकॉज ब्रैकेट में कहीं भी इक्वल टू नहीं था, क्वेश्चन में इनइक्वलिटी में कहीं भी इक्वल टू नहीं था। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -2 से -1 यूनियन, ये जहां जहां ग्रीन हुआ है, यूनियन 1 से लेकर के 2 तक, -2 टू -1 यूनियन 1 टू 2। ये आ गई हमारी वैल्यू x की। क्लियर बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इफ एंड ओनली इफ से है। आप लोगों को भी हम जरूर मौका देंगे कि आप लोग इसको डिसाइड करो, सोचो। इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक, सभी को अपने अपने नोटबुक में लिखो, और 2 मिनट का समय देंगे सबको सोचने का और आंसर करने का। उसके बाद से फिर हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, आपको पुट करना है इफ, ओनली इफ, या इफ एंड ओनली इफ। आपको याद है ना, अगर P इम्प्लाइज Q तो हम लोग क्या यूज करते थे, P इज ट्रू। यूज क्या करते थे हम लोग, ओनली इफ। हाँ, अगर इस साइड से ऐसे होता था तो P इज ट्रू इफ Q इज ट्रू। अगर बोथ साइडेड इम्प्लीकेशन एरो आ जाता है तो इफ एंड ओनली इफ। ये आपको, हाँ, तो तीनों याद है ना।
अब इसी के बेसिस पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको फिलअप करना है। अभी कोई नहीं जवाब देगा, आप लोग अपने अपने नोटबुक में करें। दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप एरो भी लिखना, मतलब एरो भी बनाओगे और ये भी लिखोगे कि इफ ओनली इफ है या क्या है। दूसरे में लैंग्वेज है, फंक्शन f इज 1 to 1 function f is strictly increasing in its domain. Third, C belongs to D. Domain is a maximum point for a function f. Fx is less than fc for all x belonging to D. Fourth है, x is less than 4, x square is less than 16. आपको इन चारों में बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। इफ ओनली इफ या इफ एंड ओनली इफ क्या आएगा ये करना है। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग इसको ट्राई करो। सबने ट्राई कर लिया? अब जरा आप लोग अपना मैच करो, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। सॉल्व करेंगे। 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 माइनस 3 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जितनी भी x की वैल्यूज 2 से बड़ी है वो ऑलरेडी 1 से भी बड़ी है, तो इस साइड का एरो ट्रू हो गया। मतलब जो भी x सॉल्व होकर के आ रहा है LHS से, आर ऑल दीज वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन में पूछा है, तो बोलेंगे यस। तो लेफ्ट टू राइट वाला एरो सही हो गया। लेकिन राइट टू लेफ्ट एरो के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला ले रहे हैं। लेट x इज इक्वल टू ले लेते हैं कितना, कितना लेंगे, 1 ही ले लो चलो। हाँ, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 जो कि 7 आ रहा है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 11 बच्चे। तो इस साइड वाला एरो सही नहीं हुआ, तो सिर्फ एक साइड वाला एरो सही हुआ है, और वो भी लेफ्ट टू LHS टू RHS, इसलिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, ओनली इफ। ठीक है। अब दूसरा, फंक्शन f इज 1 to 1 फंक्शन, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। ध्यान से सुनो, अगर फंक्शन 1 to 1 है, फंक्शन 1 to 1 है मतलब एक x के लिए एक ही y है। ठीक है, एक x के लिए एक ही y है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 to 1। या फिर एक y के लिए एक x है, तो भी ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 to 1 कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 to 1 फंक्शन। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है ये भी 1 to 1 होगा, एक x के लिए एक 1। और ये देखो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x1 x2 है, x2 इज ग्रेटर देन x1 बट fx2 इज इक्वल टू fx1। तो नॉट 1 to 1, 1 to 1 भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक y के लिए दो दो x आ गए, तो नॉट 1 to 1। तो इसलिए स्ट्रिक्टली वर्ड तो होना जरूरी है, स्ट्रिक्टली वर्ड होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है लेकिन नॉट स्ट्रिक्टली, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो बच्चे 1 to 1 हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज 1 to 1।
अब लेकिन 1-to-1 फंक्शन जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। 1-to-1 फंक्शन कैसा होता है वो डिपेंड करता है। अगर ऐसे ब्रेक कर करके वैल्यूज आ रही है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन किस एंगल से होगा? नहीं होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सके। तो ऐसा है कि ये 1-to-1 है बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी हर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो 1-to-1 होगा, लेकिन हर 1-to-1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हो कोई जरूरी नहीं है। 1-to-1 डिक्रीजिंग भी हो सकता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये भी 1-to-1 है, 1-to-1 है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बना लो, लाइक दिस वे। तो बच्चे यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि हर इंक्रीजिंग फंक्शन तो 1-to-1 होगा, ये वाला केस देख लो। लेकिन हर 1-to फंक्शन जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग ही हो, ये भी तो 1-to-1 है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो मे बी डिक्रीजिंग ऑल्सो, तो ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट यूज होगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। नहीं, इफ यूज होगा। RHS, हाँ RHS से LHS का जा रहा है ना एरो। समझ में आई बात सभी को? सेकंड वाली, थर्ड वाली पे आ जाओ। C belongs to D is a maximum point for, और ये जो सेकंड नंबर दिया हुआ ना, ये चैप्टर 7 का पार्ट है। मैंने आपको पहले ही कहा था। और आप लोग ना एक करेक्शन पहले जल्दी कर लो, मैंने यहाँ असाइनमेंट लिखा हुआ है लेकिन ये असाइनमेंट नहीं है, ये क्या है, पीपी होने लगा। कोई बात नहीं, पीपी के बाद असाइनमेंट कर लेंगे। इट्स पीपी फोल्डर। पहले पीपी फोल्डर खुल गया था और लास्ट क्लास में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो वो करना चाहिए था असाइनमेंट, लेकिन कोई बात नहीं, पीपी पहले हो गया, ये असाइनमेंट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रीवियस पेपर चल रहा है ये। थर्ड पे आ जाए। C belongs to D is a maximum point for a function f। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट है C। fx is less than fc for all x belonging to D। थर्ड पॉइंट के लिए देखो, अगर C हमारा मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम का पॉइंट है C, इन्होंने कहा है कि क्या सारे x के लिए fx हमेशा fc से छोटी ही वैल्यू आएगी? x सारे हैं, यहां से यहां तक अगर हमारा डोमेन है, x की सारी वैल्यूज ले रहे हैं, c भी ले रहे हैं। fx की वैल्यू जब आप x ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, जब c पे पहुंचोगे, fx इक्वल टू fc नहीं हो जाएगा? बाकी जगह तो नो डाउट, हर जगह fx क्या आएगा, fc से छोटा आएगा, हर जगह fx क्या आएगा, fc से छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन c पे तो fc क्या है, इक्वल हो जाएगा। तो होना ये चाहिए कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fc होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ ग्रेटर देन बोला है, सिर्फ ग्रेटर देन बोला है। कहाँ गया? एक मिनट, fx लेस देन इक्वल टू fc होगा ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, fc इज द मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ऊपर fc है, fc से छोटा आएगा fx। लेकिन यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है बच्चे, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, इसलिए LHS टू RHS हमेशा ट्रू नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब अगर fx fc से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू D, तो इसका मतलब है कि हाँ, इस साइड से तो एरो क्या होगा, हमारा ट्रू होगा, इसलिए यहाँ पे वर्ड कौन सा लगेगा, इफ। अगर सारे fx fc से छोटे हैं तो c इज नो डाउट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नेक्स्ट है x इज लेस देन 4, तो x स्क्वायर इज लेस देन 16। फोर्थ में हमें ये चेक करना है, x इज लेस देन 4 है, तो क्या x स्क्वायर लेस देन 16 होगा? जल्दी बताओ। क्यों, कोई एक ऐसी x की वैल्यू बोलो जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हो। -5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 25, जो कि किससे बड़ा हो गया, 16 से बड़ा हो गया। कहाँ हुआ 16 से छोटा?
तो हर वो वैल्यू जो 4 से छोटी है, जरूरी नहीं कि उसका स्क्वायर 16 से छोटा ही हो। अब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16 की बात करते हैं। अब RHS टू LHS चल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 कर देंगे लेस देन 0, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 इज लेस देन 0, -4 + 4, 4 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, बिटवीन -4 to 4 रखेंगे 0, तो -4 × 4 क्या हो गया, नेगेटिव, और इधर में भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। हमें तो नेगेटिव का रीज़न चाहिए बच्चे। किसका रीज़न चाहिए, नेगेटिव का रीज़न चाहिए। x बिलोंग्स टू -4 to 4, चाहे जो भी वैल्यू है x की, सारी वैल्यू तो छोटी है ना 4 से, तब तो RHS टू LHS क्या आ गया, सही आ गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इफ लगेगा। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है जो पूरे सिलेबस में से घुमा देता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 भी इजी है, वही फाइंड आउट x वैल्यू वाली वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 2012, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर फॉलोइंग इनइक्वालिटीज 5/x इज ग्रेटर देन x - 4। अब तो आप लोग कर सकते हो। दूसरा है √x + 4 + 1/√x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - x। देखो यहाँ, फॉर दिस वैल्यू टू बी डिफाइंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसके बाद से 5/x में से x - 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ग्रेटर देन 0। 5 - x² -/4x अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ भी दो केस बनेंगे बच्चे, यहाँ भी दो केस बनेंगे। केस 1, इफ x इज पॉजिटिव, केस 2, इफ x इज नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो 5 - x² + 4x शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए बताओ, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। और इधर में केस 2 में अगर x नेगेटिव है तो 5 - x² + 4x शुड बी नेगेटिव। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या आ जाएगा, -x² + 4x + 5 ग्रेटर देन 0, -x², 4x जो है वो कैसे आएगा, तो 5x - x, x कॉमन लेंगे तो -x + 5, -1 कॉमन लेंगे तो x - 5 इज ग्रेटर देन 0, x - 1 -x, x - 5, x - 5 और माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो x + 1 इज ग्रेटर देन 0। अब जरा आप देखो कि x की वैल्यू 5 आ रही है और -1 आ रही है, -1 और 5, 5 से बड़ी वैल्यू डालेंगे अगर हम लोग, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, लेकिन बाहर में जो नेगेटिव है उसकी वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 5 और -1 के बीच में अगर 0 डाल देते हैं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव और बाहर में नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -1 से छोटी वैल्यू डाल दे तो नेगेटिव नेगेटिव कितनी, पॉजिटिव, और माइनस फिर से नेगेटिव। हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए था तो x बिलोंग्स टू -1 to 5। क्लियर, लेकिन इसको भी तो ध्यान में रखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 से आगे चलेंगे तो खाली ये वाला रीजन, तो x बिलोंग्स टू 0 to 5। समझ में आई बात सभी को, हमें चाहिए था ये रीजन, लेकिन एक पार्ट और कह रहा है x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसी कंडीशन के अंदर में हम काम कर रहे हैं ना, पॉजिटिव के लिए बन जाएगा सिर्फ 0 to 5। अब यहाँ देखो,
इसको नेगेटिव होना है, -x² + 4x + 5 शुड बी लेस देन 0। यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। -x - 5 x + 1 शुड बी लेस देन 0। माइनस अगर हटा दोगे तो x - 5 x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इधर कर देंगे तो -1 और 5। 5 से बड़ी अगर वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव, -1 और 5 के बीच में अगर डालेंगे 0 तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, -1 से पहले अगर डाल देंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -∞ टू -1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। लेकिन ध्यान रहे x इज लेस देन 0 भी तो है, मतलब 0 से पहले पहले तक का कहा हुआ इन लोगों ने लेने को। 0 से पहले पॉजिटिव सिर्फ इस पार्ट में आ रहा है, तो हम इसको हटा करके x बिलोंग्स टू क्या कर देंगे, -∞ टू -1। समझ में आ गई बात? आ तो रहा है इधर भी पॉजिटिव, लेकिन इधर का नहीं लेंगे क्योंकि x नेगेटिव ही सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कंबाइनिंग, अब बताना कंबाइनिंग, या तो ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है, और का केस है ना तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 to 5, -∞ टू -1, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 0 to 5। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट को करते हैं। एक मिनट, ठीक है। नाउ सी, √x + 4 + 1/√x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3 - x। बहुत सारे रूट है, हर रूट को अलग अलग अगर आप सॉल्व करोगे तो अभी पहले इसके बारे में सोचो। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसके बारे में सोचो तो x - 3 सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। x इज ग्रेटर देन 3। अब इधर देखो, 3 - x, 3 - x इज ग्रेटर देन 0, x शुड बी लेस देन 3। क्या कोई कॉमन रीजन निकल रहा है? बिल्कुल नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। एक कह रहा है 3 से बड़ा, एक कह रहा है 3 से छोटा, कहाँ से कॉमन रीजन आ रहा है? एक कह रहा है -4 से बड़ा, ठीक है -4 तो चलेगा, -4 से बड़ा तो ले लेंगे हम लोग। लेकिन एक कह रहा है 3 से पहले, एक कह रहा है 3 के बाद, तीनों का कॉमन रीजन ही निकल रहा है, तो नो सॉल्यूशन। इस केस में ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको पुट करने पे इन दोनों का समेशन जो है इसमें पुट करने पे जो वैल्यू आएगी उससे ग्रेटर देन इक्वल टू ही आए। समझ में आ गई बात? अब है क्वेश्चन नंबर 7, 2012। इसमें सपोज दैट P and Q are propositions, prove that if P implies Q is true, then not Q implies not P is also true। यही हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चे, इसको प्रूव करेंगे हम लोग। आपने, अगर कुछ बच्चे इसमें से साइंस पढ़े होंगे तो उन्होंने लॉजिक गेट्स पढ़ा होगा फिजिक्स में। वहां पर ट्रुथ टेबल बनाते थे, 1 का 0 इस तरीके से, उन्हें पता होगा। और अगर किसी को नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने 2 कॉलम बना दिए, किसके लिए? पी और क्यू के लिए। क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं? प्रोपोजिशन पी या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, क्यू भी या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो 4 केस बनेंगे, पी के लिए 2 और क्यू के लिए 2। 4 केस कौन कौन से बनेंगे जरा बताना? पी के लिए पी ट्रू, क्यू ट्रू, पी ट्रू, क्यू फॉल्स भी हो सकता है,
ये फॉल्स, ये ट्रू हो सकता है, इधर फॉल्स और ये फॉल्स हो सकता है। क्लियर? ध्यान से देखें, P इम्प्लाइज Q। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो क्या P इम्प्लाइज Q हो रहा है यहाँ पर? वेन एवर P इज ट्रू देन Q इज ऑल्सो ट्रू, तो P इम्प्लाइज Q में तो यही मतलब होता है ना। P इम्प्लाइज Q का मतलब ही यही होता है कि वेन एवर P इज ट्रू Q इज ऑल्सो ट्रू। ध्यान से सुनो, दूसरे वाले में वेन एवर P इज ट्रू Q इज फॉल्स, तो P इम्प्लाइज Q हो रहा है? नहीं हो रहा है, फॉल्स। P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट नहीं प्रूव हो रहा है। अगर P फॉल्स है और Q आ रहा है, तो P इम्प्लाइज Q भी नहीं हो रहा है। अगर P फॉल्स है और Q फॉल्स है, तब ये हो जाता है P इम्प्लाइज Q में ट्रू। P जो फॉल्स है वही Q भी फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा? P इम्प्लाइज Q में ट्रू आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, एक बनाते हैं नॉट Q का, एक बनाते हैं नॉट P का। जो जो P में था उसका ऑपोजिट डाल देना है। इन सब का, चारों का ऑपोजिट डलाएगा नॉट Q में, सॉरी नॉट P में। नॉट P में बताओ तो T का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉल्स। इस T का ऑपोजिट फॉल्स का ट्रू और इसका ट्रू। नॉट Q में इसका ऑपोजिट डालेंगे, T का फॉल्स, फॉल्स का T, T का फॉल्स, फॉल्स का T। अब जरा देखो, उन्होंने बोला है कि नॉट Q से क्या नॉट P तक जा सकते हैं? नॉट Q से क्या हम नॉट P तक जा सकते हैं? तो देखो तो जरा, अगर दोनों का सेम सेम है तो हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। नॉट Q F है, नॉट P है, तो यस बिल्कुल सही है। नॉट Q इम्प्लाइज कर रहा है नॉट P को, तो यहाँ पर ट्रू आ गया। अगर नॉट Q ट्रू है और नॉट P फॉल्स है तो फिर फॉल्स आ गया। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो फिर फॉल्स आ गया। ये देखो, ये अगर ट्रू है और ये भी ट्रू है तो हाँ इम्प्लाइज डैट तो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया? ट्रू आ गया। अब जरा आप मैच करो इस कॉलम को और इस कॉलम को, दोनों में सेम टू सेम रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, TFFT और TFFT। यानी जब भी P इम्प्लाइज करेगा Q को, तो नॉट Q भी इम्प्लाइज करेगा नॉट P को। यही प्रूव करना था हमें। इन सब के लिए कभी कभी लॉजिक टेबल या ट्रुथ टेबल, इसको कहते हैं, ट्रुथ टेबल का भी हम लोग यूज करते हैं। तो समझ लो इसको, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया हुआ है, आपके बुक में कहीं कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन मैंने समझा दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आप लिखोगे क्या? सिंस this column is same to same as the last column, hence whenever P implies Q, not Q also implies not P. Now see question number 8 2012 का, if x is greater than root under xy, root under xy is greater than y, deduce that x is greater than y, y is greater than 0। डिड्यूस करना है हमें, ध्यान से देखो तो, इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे। x इज ग्रेटर देन रूट अंडर एक्स वाई, रूट अंडर एक्स वाई इज ग्रेटर देन y। तो इसमें x इज ग्रेटर देन रूट एक्स वाई, डिड्यूस डेट x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0। अब देखो जरा, रूट एक्स वाई के लिए एक कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि फॉर रूट एक्स वाई टू बी डिफाइंड x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों बातें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो दो केस लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें ये पता लगाना है कि y भी 0 से बड़ा होगा और x भी 0 से बड़ा होगा। x तो इवनली y से भी बड़ा होगा।
रिड्यूस डेट बोला है तो ध्यान से सुने मेरी बात। इनका ये कहना है कि अगर y 0 से बड़ा है तो x किससे बड़ा है, y से भी बड़ा है। ये हमें प्रूव करना है। इसलिए हम इसमें लेट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट y इज ग्रेटर देन 0, देन x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा, लेकिन y से बड़ा होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो किसी एक इनइक्वलिटी को सॉल्व कर दो। x इज ग्रेटर देन रूट एक्स वाई, अब स्क्वायरिंग कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स इंटू वाई, इधर लेते आएंगे तो x इंटू एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तो लोगों ने क्या लिया है, x ग्रेटर देन 0 तो x माइनस वाई भी ग्रेटर देन 0, तो y इज लेस देन x, यानी x आ गया ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? तो आ गया x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0। अब अगर हम लोग लेट करते हैं y को नेगेटिव, तो x इंटू वाई को पॉजिटिव होने के लिए x को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अब अगर आप ये वाला ले लेते हो, x इज ग्रेटर देन रूट अंडर एक्स वाई, x इज ग्रेटर देन रूट अंडर एक्स इंटू वाई, तो स्क्वायर करेंगे, या दूसरा वाला ले ले, ये वाला ले लो, रूट अंडर एक्स वाई इज ग्रेटर देन वाई, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स इज लेस देन 0, वाई कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो वाई तो पॉजिटिव है, तो वाई माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, नहीं तो ये पूरा प्रोडक्ट कैसे आएगा नेगेटिव। उस केस में y इज लेस देन x, मतलब किसी भी केस में x किससे बड़ा आ रहा है, y से ही बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे विच इम्प्लाइज डेट x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो सिर्फ फर्स्ट केस से ही बात बन जाती है, जब y ग्रेटर देन 0 लिया ही है तो y लेस देन 0 हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो खाली यही यही वाला शो कर दोगे, बस ये नहीं शो करना। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कितने क्वेश्चन, टोटल है 24 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखना जरा, एक और बस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फॉर x, इसके लिए सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस के केस में क्या करते हैं, 7x माइनस 5 प्लस माइनस दोनों लगाते हैं इज इक्वल टू 0। एक बार प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक बार माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इधर कितना आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/7। इधर आ जाएगा माइनस, क्या हुआ, देखो माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 5/7। तो दोनों जगह से बच्चे x की वैल्यू 5/7 ही निकल करके आ रही है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आप लोग अच्छे से ट्राई करोगे, 10, 11, 12, 13 इन सबको किया जाएगा 2। ठीक है, देखते हैं अब एक क्लास में ख़त्म होता है या फिर एक क्लास से ज़्यादा लगता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। तो अभी बच्चे हम लोग चैप्टर 1 के पीपी में बस फर्स्ट क्लास हमारी लगी है अभी तक के लिए, इतना ही, और फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। यस बच्चे, क्लास 2 होगा नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 1 बी बी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे 2013 में पूछे हुए क्वेश्चन से।
यस बच्चे 5-10 मिनट का ब्रेक है, तो फिर 7:50 पे हम लोग स्टैट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।